बड़ी खबर, मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। नामांकन रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीनाक्षी नटराजन की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है, यानी कि कोई भी राहत मिलती हुई मीनाक्षी नटराजन को नहीं नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन रद्द करने वाली याचिका जो दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया है। तो सुनवाई की बात आज निकल के सामने आ रही थी, लेकिन आपको बता दें कि जो याचिका दायर की गई थी मीनाक्षी नटराजन की तरफ से, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि कोई भी राहत मिलती हुई मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं नजर आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट से नामांकन रद्द करने वाली दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि किसी भी तरीके की राहत जिसकी उम्मीद लगा करके मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस पार्टी बैठी हुई थी, राहत मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। नामांकन रद्द करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो मीनाक्षी नटराजन को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर आपको बता दें कि उनकी जो याचिका थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ही खारिज कर दिया है जिसमें नामांकन रद्द होने के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, और अब कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो एक आखिरी विकल्प ये कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आज सुनवाई की बात निकल के सामने आई थी, लेकिन अब जानकारी ये है कि याचिका को ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो आरपी एक्ट है यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, और सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने फैसले हैं उसमें इस बात की व्यवस्था है कि अगर नामांकन खारिज किया जाता है तो उसके खिलाफ अगर याचिका दाखिल करने का कोई कानूनी राहत का विकल्प है तो वो सिर्फ इलेक्शन पिटीशन है, और अगर याचिकाकर्ता चाहें तो वो इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर सकती हैं हाई कोर्ट में। यानी इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस स्टेज पर अपनी ओर से कोई दखल देने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता को इस बात को की छूट दी है कि वो नए सिरे से अगर चाहें तो इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर सकती है, और इसके लिए संबंधित हाई कोर्ट यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जा सकती हैं। आज इस मामले में मीनाक्षी नटराजन की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे। उनका ये कहना था कि ये बात सही है कि चुनाव प्रक्रिया के दरमियान कोर्ट दखल नहीं देता, और ऐसी सूरत में आमतौर पर इलेक्शन पिटीशन ही एकमात्र विकल्प बचता है जब चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाए, ताकि इस मामले में इस बात का फैसला हो सके कि जो सवाल उठाए गए हैं किसी याचिकाकर्ता की तरफ से वो कितने सही हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना था कि इस मामले में असाधारण तथ्य हैं। इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर का जो आदेश है वो बेहद बेतुका है, और ऐसा नहीं है कि किसी भी चुनावी प्रक्रिया के से जुड़े जो मामले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट सीधा दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों में इस तरह की व्यवस्था है कि अगर कोर्ट चाहे तो इस स्टेज पर भी दखल दे सकता है। सिंघवी की तरफ से जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कही गई वो ये कि इस मामले में जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने कई तथ्यों की उपेक्षा की। जिस आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन खारिज किया है वो आधार ये दिया गया था कि उन्होंने अपने खिलाफ पेंडिंग केस की जानकारी नहीं दी। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना था कि ये सिर्फ एक निजी शिकायत पर एक समन था जो कि निचली अदालत की तरफ से जारी किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया था, कोई आरोप तय नहीं हुए थे। तो ऐसे सूरत में अगर संज्ञान से पहले कोर्ट नोटिस जारी करता है तो उसकी तुलना किसी के खिलाफ पेंडिंग केस से नहीं की जा सकती। तो ऐसे में मीनाक्षी नटराजन के लिए कानूनन जरूरी नहीं था कि वो इस नोटिस की भी जानकारी अपने हलफनामे के साथ देती, और ऐसे में जो निर्वाचन अधिकारी का जो फैसला है वो गलत है। लेकिन जहां तक इस मामले में जो दूसरे वकीलों की बात है, मुकुल रोहतगी पेश हुए महेश केवेट की तरफ से जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे। चुनाव आयोग इस तरह से मिला हुआ है कि उन्होंने उसके लिए कोई अपनी तरफ से कोई जवाब तक नहीं दिया। और आज तो ये भी ताज्जुब की बात है
कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया, तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहाँ पर हो रहा है। मीनाक्षी जी आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी। हाँ, मैं ऑनलाइन थी। ऑनलाइन प्रेजेंट पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे, और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। मैम आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीजें प्रोसीजर है, तो जब आप नहीं कर रहे, आलू भाई मुझे एक नंबर आपको मानती तो मीनाक्षी नटराजन को आपने सुना और नाराजगी उनकी तरफ से जताई गई है। उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी यहाँ पर वकील खड़ा किया गया था, हालांकि इसमें मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी पक्ष होने की जरूरत थी नहीं। अरविंद हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अरविंद, अगर हम विकल्प की बात करते हैं तो अभी ये विकल्प कांग्रेस पार्टी और मीनाक्षी नटराजन के पास यानी कि है कि वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इलेक्शन पिटीशन वहां पर दायर की जा सकती है, उसको लेकर के क्या कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है? क्या ऐसी कोई जानकारी? देखिए, अभी तो चंद सेकंडों पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और ये देखना होगा कि क्या वो इलेक्शन पिटीशन दाखिल करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन एक कानूनी राहत का विकल्प जरूर अब उनके पास है कि वो चाहें तो हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि एक बड़ा झटका इस मायने में है इस स्टेज पर, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन की तरफ से जो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की कि इसी स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे और रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को धता बताए, उसको खारिज कर दे। अभिषेक मनु सिंघवी का यह कहना था कि ऐसे भी दृष्टांत रहे हैं जब कोर्ट ने इस तरह के मामलों में दखल दिया है, और अगर कोर्ट इस बात से मुतमईन है, कोर्ट इस बात से आश्वस्त होता है कि असाधारण परिस्थितियां हैं किसी केस में और उसके दखल देने से चुनाव प्रक्रिया बाधित नहीं होती, तो ऐसा नहीं कि कोर्ट दखल नहीं दे सकता। और इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर का जो आदेश है वो कानून के खिलाफ है, उन्होंने कानून के खिलाफ जाकर के नामांकन को रद्द किया है। सिंघवी की तरफ से यह भी कहा गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है और ऐसे में ये सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट दखल दे सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि महेश केवट की तरफ से जो मुकुल रोहतगी थे और चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील DS नायडू थे, उन्होंने इन दलीलों का विरोध किया और दोनों की तरफ से यह कहा गया कि ऐसे मामलों में कोर्ट दखल नहीं दे सकता है। मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह कोई मूल अधिकारों के हनन का मामला नहीं है जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का सीधा रुख कर दिया जाए। इस मामले में अगर कोई कानूनी राहत का विकल्प बचता है तो वो इलेक्शन पिटीशन ही बचता है और इसके लिए याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस स्टेज पर दखल देने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील थे DS नायडू, उन्होंने भी ये कहा कि इस मामले में एकमात्र विकल्प इलेक्शन पिटीशन का है और उनकी तरफ से यह कहा गया कि जब निर्वाचन अधिकारी ने, जब RO ने यह आदेश दे दिया कि नामांकन गलत है, तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन भी उस पर कोई अपना आदेश नहीं दे सकता था। इलेक्शन कमीशन भी रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को नहीं बदल सकता था, सिर्फ हाईकोर्ट ही ऐसे मामले में दखल दे सकता है और इलेक्शन कमीशन को इस बात का अख्तियार नहीं था कि वो हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में जाकर के दखल दे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया कि क्या ऐसा कोई पहला उदाहरण रहा है कि जब किसी का नॉमिनेशन खारिज हुआ हो और हमने जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके आदेश को खारिज किया हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ये सवाल उठाया कि ऐसी स्टेज पर सिर्फ एकमात्र विकल्प यही बचता है कि आप इलेक्शन पिटीशन दाखिल करें, हाईकोर्ट का रुख करें। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों में सीधा दखल नहीं देता है और न ही इस मामले में दखल देगा। जी, लेकिन अगर हम बात करते हैं जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी उस केस की बात कर रही है, उस शिकायत की बात कर रही है, क्या इसको लेकर के भी कोई दलील, क्या इसको लेकर के भी कोर्ट का रुख रहा है, कोर्ट की तरफ से कोई बात रखी गई थी? जी, एक बार अपना सवाल दोहराइएगा। मेरा सवाल ये था कि जिस शिकायत की बात हो रही है, जिस आधार पर मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन था रद्द किया गया था, क्या लगातार जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसकी आवश्यकता नहीं थी कि उसके बारे में जानकारी दी जाए, क्या इस बारे में कोर्ट का कुछ कहना था? देखिए, कोर्ट इस आरोप के मेरिट में ही नहीं गया। ये बात जरूर है कि जैसा मैंने जिक्र भी किया कुछ देर पहले कि अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया कि यहाँ पर यह समझना होगा कि एक तो शिकायत जो दायर की गई थी वो 3 साल पहले की गई थी, 2022 में। 3 साल बाद मीनाक्षी नटराजन वहां की प्रभारी बनी है।
दूसरा सवाल ये उठाया गया कि ये एक निजी शिकायत पर कोर्ट का नोटिस था बीएनएसएस की धारा 223 के तहत। इस मामले में ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इस मामले में ऐसा नहीं कि कोर्ट ने आरोप तय किया है। और अगर संज्ञान से पहले कोर्ट किसी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब करता है, उनका पक्ष जानना चाहता है, तो इसकी तुलना किसी पेंडिंग क्रिमिनल केस से नहीं की जा सकती। अभिषेक मनु सिंघवी की ये दलील थी। हालांकि जो दूसरा पक्ष है उनका ये कहना था इस मामले में, महेश केवट की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उनका ये कहना था कि अगर कोई भी केस पेंडिंग है और आप उस नोटिस का जवाब भी दे रहे हैं तो उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देना जरूरी था, और इलेक्शन कमीशन से अगर ये जानकारी छुपाई गई है तो ये गलत है। बहरहाल कोर्ट इस तह में नहीं गया कि क्या निर्वाचन अधिकारी ने जो फैसला लिया वो कानूनन सही था नहीं। कोर्ट इस बहस में गया नहीं, कोर्ट ने इस पर अपनी कोई टिप्पणी दी। कोर्ट का बड़ा सवाल इस बात को लेकर के था कि हम अगर दखल देते हैं इस स्टेज पर तो क्या वो कानूनी हिसाब से सही है, क्योंकि इस तरह की परंपरा नहीं रही है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट चुनाव प्रक्रिया के बीच में दखल दे, नॉमिनेशन खारिज होने के बाद में कोर्ट उस मामले में कोई दखल दे, और ऐसे में अगर कोई एकमात्र विकल्प बचता है तो वो इलेक्शन पिटीशन का ही बचता है, और इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर सकती है याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाकर के। यानी रिजल्ट जब अनाउंसमेंट हो गया है उसके बाद ये एक परंपरा भी रही है कि अगर एक बार इलेक्शन रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गया तो उसके बाद इलेक्शन पिटीशन ही एकमात्र वो कानूनी राहत का विकल्प बचता है, जिसके जरिए कोई भी उम्मीदवार, कोई भी उस जगह का मतदाता भी अगर चाहे तो उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है कि ये चुनाव गलत हुआ है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि आपको ये याद रखना होगा कि जब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, ये परसों तड़के 1 बजे के आसपास ये सुबह दाखिल हुई, उस वक्त चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। उस वक्त विजयी घोषित नहीं किया गया था। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख तक की जो समय सीमा थी वो गुजरी नहीं थी जी। और यही वजह थी कि अभिषेक मनु सिंघवी चाहते थे कल की इस मामले में कोर्ट चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दे। तो कोर्ट का ये मानना था कि जिस परिस्थितियों में आपने ये याचिका दाखिल की है, जो आज सुनवाई के लिए लग रही है, भले ही वो परिणाम घोषित करने के बाद ही क्यों न लग रही हो, लेकिन ये अगर हम इसमें दखल देते हैं तो ये परंपरा जो रही है उसके खिलाफ जाएगा। तो ये राहत यहाँ पर कोर्ट की तरफ से फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, एक विकल्प जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास अभी भी मौजूद है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।